औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम साथियों, कल हमारा जो थर्ड एपिसोड था, थर्ड पार्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे रोका था। शौहर और बीवी एक दूसरे के वारिस कब से और कब तक, ये जो है ना, यहाँ पे हम रोके थे। और उसके बाद में जो वर्सा के अक़साम हैं, यहाँ से हमको शुरू करना है आज इंशाअल्लाह। 30 मिनट का सेशन होगा एज़ यूजुअल। हम जो है ना 30 मिनट में हमारी जहाँ पर भी जिस स्लाइड पर भी है उसको ख़त्म करेंगे, वहीं पे रोकेंगे इंशाअल्लाह। वर्सा के अक़साम में जाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि जो कंडीशंस है, जो शराइत है, कि जिसमें से एक शर्त ये है कि वर्सा के ताल्लुक़ से कि मैयत के वक्त वारिस का ज़िंदा होना, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन के ऊपर ये मतलब ये है कि उस वक्त जब मैयत हो गई हो, ये बाप का इंतकाल हुआ हो या माँ का इंतकाल हुआ हो, उस वक्त जो वर्सा मौजूद है यानी कि ज़िंदा है, सिर्फ वो ही जो है ना वारिस होंगे। एग्ज़ाम्पल, इसमें दो केसेस है, आप एग्ज़ाम्पल ले लें, आपको समझ में आ जाएगी बात। एग्ज़ाम्पल, ये 2020 है। 2015 में, उससे पहले या 16 में, एक समझिए एक बाप है, उसके 3 बेटे हैं और 3 बेटों में से बाप का इंतकाल ये साल हुआ, लेकिन एक बेटा है जिसका इंतकाल 2015 में हुआ, ठीक है, यानी कि बाप के इंतकाल से पहले, और उसकी औलाद भी है और बाकी के लड़कों की, बाकी के बेटों की भी औलाद है, ठीक है। एक और 2 बेटे हैं बाकी उसके जो बाहयात है। अब 2020 में बाप का इंतकाल हुआ, तो उससे पहले एक बेटे का इंतकाल हो चुका था जिसके औलाद भी है। अब 2020 में बाप का जब इंतकाल होता है तो कंडीशन, शर्त ये है वर्सा में कि वर्सा का मौजूद होना, मैयत के वक्त वर्सा का मौजूद होना, ये शर्त है, ठीक है। तो अब जो पहले जिसका इंतकाल हुआ, 3 बेटों में से एक बेटे का जो पहले इंतकाल हुआ बाप से, उस बेटे को और उनकी औलाद को और उनकी बीवी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उस बेटे को, उनकी बीवी को और उसकी औलाद को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? शर्त यह है वर्सा के लिए कि वारिस का मैयत के वक्त ज़िंदा होना, ठीक। अब आएंगे 2 बेटों के लिए, वो जो दूसरे 2 बेटे हैं, उन दोनों को जो है ना, ये विरसा जो है ना, ये वारिस होंगे, ये वर्सा होंगे अपने बाप की दौलत के, अपने बाप के माल के, अपने बाप की विरासत के, ठीक। अब फ़र्ज़ कीजिए एक ही बेटा है, कोई दूसरे बेटे नहीं है। अब ज़रूर उसकी बेटियां होंगी लेकिन बेटे नहीं हैं, और बेटे का इंतकाल उसके इंतकाल से पहले हुआ, बाप के इंतकाल से पहले बेटे का इंतकाल हुआ, लेकिन वो एक ही बेटा था, दूसरे बेटे नहीं है। बेटियां हैं ज़रूर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक ही बेटा था जो बाप के इंतकाल से पहले इंतकाल हो गया उसका। उस वक्त पे जब बाप का इंतकाल हो तो फिर उस बेटा, जो एक बेटा है जिसका इंतकाल हुआ पहले, उसकी औलाद को विरासत में हिस्सा है, ठीक। वो औलाद, जो पोते पोतियां हैं, वो वारिस होंगे इस दादा की जायदाद के, ठीक। लेकिन अगर जब एक से ज़्यादा बेटे हो और एक का इंतकाल पहले हो चुका हो, तो फिर वो लोग महरूम हो रहेंगे अपने वारिस बनने से, ठीक। तो अब ये है कि यहाँ पर ये बात का इल्म इस दादा को होना चाहिए कि इस बेटे के औलाद को मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलने वाला है मेरी मौत के बाद, क्योंकि इस बेटे का इंतकाल मेरे से पहले हुआ और मेरे 2 बेटे बाकी है या एक बेटा बाकी है। तो उसको मालूम होना चाहिए, तो वो ये कर सकता कि जो 32% वसीयत का जो अल्लाह ताला इख्तियार दिया, उसमें से वो लिख सकता कि 25% या 20% या पूरा 32% जितना चाहे वो मेरे फ़ला मरे हुए बेटे की, मरहूम बेटे के औलादों में दे दिया जाए। औलादों में भी इस तरह के
वो फर्स्ट औलाद को इतना, सेकंड औलाद को इतना, थर्ड औलाद को इतना, यानी कि पोते पोतियों को इतना इतना इतना, और मेरी बहू को इतना। इस तरीके से अगर वो वसीयत में करे तो फिर उनको मिल सकता। हमारे पास मसला ये है कि वो मालूम नहीं है कि इसका सोल्यूशन क्या है। मतलब पहले तो ये नहीं मालूम है कि जो ना, जो मौजूद नहीं है, जो जिस बेटे का इंतकाल हो चुका है, और उसके बाद में और दो, एक दो तीन चार जितने भी बेटे और बाहयात है, और उस हयात में रहने के वजह से, दूसरे बेटे हयात में रहने की वजह से जो जो इंतकाल पहले कर गया बेटा, उसको जो है ना नहीं मिलेगा। तो ये बात अगर जो है ना और बाप को मालूम है, तो फिर जो है ना वो अपने वसीयत में से दे सकता है। यहाँ पे मसला हमारे पास ये होता कि एक तो मालूम नहीं रहता कि ऐसा होने वाला है, दूसरी चीज़ बेचारे वो लोग भी आगे खड़े हो जाते कि हमारे को हमारा हिस्सा दो, ये भी गलत, वो भी गलत। तीसरी चीज़ ये हो जाता कि वसीयत के बारे में मरने वाले को कुछ नहीं मालूम है, तो इसीलिए वो अपने नाम, उसके बच्चों के नाम पे कुछ नहीं कर रहा उन्हें। तो इसीलिए जो है ना ये सारी चीज़ें हमको जब मालूम हो जाएंगी, तो फिर हमारे को आगे के मराहल जो हमारे बच्चों के हैं, हमारे नवासे, हमारे पोते पोतियों के हैं, ये सारे आसानी से कवर हो सकते हैं, आसानी से एड्रेस हो सकते हैं। तो ये बात को याद रखिए। तो यहाँ पे जो वर्सा के अक़साम जो आ रहा है, जो वर्सा के जितने टाइप्स है, ये वो लोग हैं जो मौजूद है, जो ज़िंदा है। अब ये लोगों में विरासत होगी। अगर एक बेटा है तो मसला नहीं है, अगर वो पहले भी इंतकाल कर गया बाप से तो कोई मसला नहीं है, उसको मिलेगी, उसके औलाद को मिलेगी। लेकिन एक से ज़्यादा बेटे हैं तो पहले वाले मरने वाले बच्चे को बेटे के औलादों को नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए अब ये वर्सा में तीन जो है ना किस्म है। एक जो है ना असहाबुल फ़राइज़ है, और असबा है, और उलुल अरहम है। चलिए देखते हैं असहाबुल फ़राइज़ कौन है। ये असहाबुल फ़राइज़ वो है जिनके हिस्से, परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस कुरान में मौजूद है। इनके हिस्से कैपिटल में से परसेंटेज के हिस्से निकालेंगे, और जहाँ कहीं भी मैं इस तरीके का लेके आऊँ, जो आपके पास जो ये ग्रीन कलर का जो ये डायग्राम है, जो ये फिगर है, जहाँ कहीं भी ये फिगर आया ग्रीन कलर में, तो आप समझ जाइए कि वो असहाबुल फ़राइज़ आदमी है वो या औरत है। ठीक, जहाँ पर इस तरीके से आ जाए ग्रीन और ब्लू दो मिलके ऐसे आ जाए, तो समझ जाना कि वो असहाबुल फ़राइज़ भी है, और कभी कभी वो असबा भी बन जाते हैं। तो अभी हम असहाबुल फ़राइज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना असहाबुल फ़राइज़ वो वर्सा है जिनके हिस्से कुरान में दर्ज है, जिनको देना ही देना है। इसको कहते हैं फ़र्ज़ी हिस्से। फ़र्ज़ी का मतलब डुप्लीकेट नहीं होता, यहाँ पे फ़र्ज़ के मानों में आया। इनके हिस्से फ़र्ज़ी है, फ़र्ज़ है इनके हिस्से देना, और इनके हिस्से मुक़र्रर है कुरान के अंदर। आयत सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12 और 176 के अंदर इनके हिस्से दर्ज है, और कौन से रिश्ते हैं वो भी बता दिया गया। तो वो है असहाबुल फ़राइज़। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे स्लाइड देखे थे इससे पहले, कि आदमी जब जिसका भी इंतकाल होता तो उसका कफन दफन होता, उसके बाद कफन दफन का ख़र्चा निकाला जाता उसके दौलत में से, उसके माल में से, फिर ख़र्च की अदायगी होती, बंदों का ख़र्च होता, फिर अल्लाह का ख़र्च भी जो है ना उस अदायगी होती। फिर वसीयत अगर उन्हें लिखा है, ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन अगर वो लिखा है तो फिर वसीयत को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और उसके बाद जो बच जाए वो जो है ना तकसीम तरका में होगा, यानी कि विरासत की तकसीम। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को लेके यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये है विरासत जो अब बटने वाली है आफ्टर द 4 स्टेजेस। ये 4 मराहल, 4 स्टेजेस के बाद में, 4 काम होने के बाद जो माल बच जाता वो विरासत में आ जाता। ठीक है, अब देखिए आप, इस विरासत को सबसे पहले असहाबुल फ़राइज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगी है, यानी कि एक हो सकती है एक माँ हो, एक बेटी हो, और हो सकता है एक बीवी हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, माँ का जो है ना 1/6 हिस्सा है, और बेटी का, एक बेटी है तो 1/2 हिस्सा है, और बीवी है तो जो है ना उसका 1/8 हिस्सा है। तो ये हिस्से जो है ना कैपिटल अमाउंट में से उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट 1/2, तो फिर कैपिटल अमाउंट में से इसको 1/2 दे देंगे। इसको अगर 1/8 है तो फिर इसको 1/8 कैपिटल अमाउंट में से दे देंगे। फिर इसका 1/6 है तो फिर 1/6 इसके कैपिटल अमाउंट में से इसको 1/6 दे देंगे। इसमें तरतीब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले आप इसको भी दे सकते, उसके बाद इसको दे सकते, इसको दे सकते, या पहले इसको दे सकते फिर बाद में इसको दे सकते। क्यों? इसलिए कि जो है ना सबके सब कैपिटल अमाउंट में से ले रहे, बचे से उसमें से नहीं ले रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैपिटल अमाउंट में से इसको देने के बाद जो बच जाए इसको मिल रहा, ऐसा नहीं है। उसका फिर जो बच जाए इसको मिल रहा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस कैपिटल अमाउंट में से परसेंटेजेस इसको जितना है कैलकुलेट करके दे देंगे, फिर वही जो ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट है उसमें से इसको देंगे, फिर जो कैपिटल ओरिजिनल अमाउंट है फिर उसमें से इसको देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 6 लाख की विरासत है और 1/2 इसको देना है, तो 6 लाख के 1/2 हो गए 3 लाख, इसको 3 लाख मिलेंगे। ठीक है, अब 1/6,
तो 6 लाख कैपिटल अमाउंट है, 6 लाख में से 1/6 मतलब 1 लाख इसको मिलेंगे। फिर उसके बाद में 1/8 आ गया, तो 6 लाख में से 1/8 मतलब आप समझिए कि जो ना 1/8 मतलब कितना हो गया 3, और 1/1.25 समझिए, 1.25 से भी कम हो सकता। तो यहाँ पर तो 1/8 मतलब 1.25 से भी कम, यानी कि 62,500 समथिंग लाइक दैट। सो उसको जो है ना यहाँ पे उसको मिलेगा। तो उसका मतलब ये है कि कैपिटल में से ये तीनों शेयर ले रहा है अपना, और उसके बाद में जो बच जाता अमाउंट ये तीनों लेने के बाद वो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा। ठीक है, अब वो रिमेनिंग अमाउंट हम लोग असबा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फिल वक्त आप यहाँ पे ये याद रखिए कि ये हमारे असाबुल फराइज है, जिसको जो है ना हम लोग हिस्सा जो है ना कैपिटल अमाउंट में से देंगे, सबको अपना अपना कैपिटल अमाउंट में से देंगे। ठीक है, अब देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है। अब एग्जाम्पल ये मैयत है, ठीक, ये मैयत है, मैयत की ये बाप है, बीपी मतलब बाप, एमए मतलब माँ। ठीक है, अब ये बाप है, बाप असाबुल फराइज भी है, कभी कभी असबा भी बन जाता है। वो असबा क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए आप कि माँ के तरफ जब जाएंगे हम, तो माँ के माँ को वो भी हमारी वारिस होगी, मैयत की वारिस, माँ की माँ और उसकी भी वारिस, और उनकी माँ भी वारिस जब तक कि वो जिंदा है। ठीक, लेकिन जब बाप आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि ये बाप आ गया यहाँ पे, तो ये बाप क्या है, इस बाप में और मैयत में औरत का रिश्ता है, तो इसको नहीं मिलेगा। विरासत का कानून ये है कि मैयत में और उसमें अगर औरत का वास्ता आ जाए तो फिर वो जो है ना महरूम हो जाता, वो फासिद हो जाता। और उसके बाद में अगर अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर माँ है, लेकिन माँ में और इस मैयत के अंदर बीच में जो है ना एक फासिद का रिश्ता आ गया, तो ये भी फासिद हो जाता है। और ये तो ऑलरेडी फासिद है, इसलिए कि माँ का रिश्ता आ गया यहाँ पे, और लेडी का, औरत का रिश्ता आ गया। ठीक, तो उस तरीके से देखा जाए तो ये बाकी के पूरे जितने भी ट्री में ऊपर है उसूल में, ये पूरे महरूम हो जाते हैं। माँ के बाद भी इन्हों बाप महरूम हो जाते, क्योंकि माँ का रिश्ता आ गया, लेडी का रिश्ता, औरत का रिश्ता आ गया मैयत में और उनमें, तो इन्हों भी फासिद हो गया। फिर इनके ऊपर जो है ना इन्हों फासिद बीच में आ जाने से, मैयत में और इनमें फासिद बीच में आ जाने से जो है ना इन्हों भी महरूम हो गए। उसी तरीके से ये पूरे महरूम हो जाते हैं। अब इस तरफ जब जाएंगे हम मैयत के बाप के तरफ, बाप जो है ना महरूम नहीं है, बाप को मिलेगा, बाप के बाप को भी मिलेगा, उनके बाप को भी मिलेगा, यानी कि दादा, ये दादा है, दादा के बाप को, दादा के परदादा के, फिर उनके बाप को पढ़, यानी कि पड़दादा। इस तरीके से जहाँ तक जो भी जिंदा है उन सबको जो है ना वो सब लोग वारिस होंगे इस मैयत के। उसी तरीके से माँ भी वारिस है, माँ की माँ भी वारिस है, उनकी माँ भी वारिस है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैयत में और इस आदमी में, इस बाप में ए औरत का वास्ता आ गया, तो इसलिए ये फासिद हो गया। फासिद हो गया मतलब आउट ऑफ स्कोप हो गया विरासत के। तो अब यहाँ पे इन इसलिए आउट ऑफ स्कोप हो गया क्योंकि यहाँ पे फासिद का रिश्ता आ गया मैयत में और इस माँ में, तो इनो भी फासिद हो गए। अब इस तरह से इनो फासिद पूरे फासिद, यहाँ से पूरे फासिद हो जाते हैं, यानी कि पूरे आउट ऑफ स्कोप हो जाते हैं। ये लोग विरासत में शामिल नहीं है, ये सब महरूम हो गए। तो ये लोग माएँ पूरे इधर भी और इस तरफ भी पूरे के पूरे जो है ना विरासत में शामिल है, विरासत में एलिजिबल है। और उसी तरीके से बाप पूरे जो है ना यहाँ पर इस तरफ बाप पूरे जितने भी ऊपर तक उसूल में बाहयात है, जिंदा है, वो सारे के सारे जो है ना विरासत में शामिल है। और उसी तरीके से इधर माँ भी। तो आप इस तरह से गौर करेंगे तो मैयत की जो नाना है वो किसी हाल में वारिस नहीं है, किसी हाल में भी वारिस नहीं है। ये उलुल अरहाम बोलते हैं इसको, उलुल अरहाम बोलते हैं, वो वारिस ही नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हमेशा वहाँ पे माँ का रिश्ता आया था, यहाँ पे एक औरत का रिश्ता आ गया। उसी तरीके से नीचे के तरफ भी उसूल फुरू के तरफ भी नवासा भी वैसे ही हो जाता। माँ जब चूँकि उसकी माँ आ जाती बीच में, तो इसलिए वो भी जो है ना ये फासिद हो जाता, वो भी जो है ना महरूम हो जाता, वो अपने वारिस नहीं रहता, अपने नाना की जायदाद का वो वारिस नहीं रहता। इसी तरीके से तो इस तरह जो है ना नाना हमेशा जो है ना वारिस नहीं होता अपनी मैयत का। ठीक है, तो इसी तरीके से अब और देखेंगे हम आगे वर्सा और उसके अक़साम। अब आप यहाँ पे मेन हमारे जो है ना रिश्ते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए आप, ये मर्द वर्सा है। ठीक है, ये मर्द वर्सा है और ये असाबुल फ़राइज़। असाबुल फ़राइज़ में दो मर्द है, एक है अखियाफ़ी भाई यानी कि माशरिक भाई, और एक है शौहर। और उसी तरीके से अगर असाबुल फ़राइज़ में औरतों को अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखो आप माँ है, दादी,
नानी है, अख्याफ़ी बहन है और बीवी है, यानी कि 4 लोग औरतों में से है असाबुल फ़राइज़ और 2 लोग असाबुल फ़राइज़ मर्दों में से है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि औरतों का ज़्यादा हिस्सा है कुरान में कि ये लोग असाबुल फ़राइज़ है, इनको जो है ना हिस्सा उनका कुरान में मुकर्रर है। मर्दों से ज़्यादा औरतों को दिया गया है। यहाँ पर जो वुमेन राइट्स की बात आती है ना, हमको नहीं मालूम है ये बात कि हमारे पास कुरान में असाबुल फ़राइज़ बताया गया औरतों के रिश्तों कौन कौन है, माँ, नानी दादी, अखियाफ़ी बहन और बीवी। ये चारों को जो है ना उनके हिस्से मुकर्रर है कुरान के अंदर। उसी तरीके से मर्दों में सिर्फ अखियाफ़ी भाई और शौहर। अब ये लोग जो हैं बाप दादा, कभी कभी ये लोग असाबुल फ़राइज़ बन जाते और कभी कभी वो लोग असबा रहते। असबा क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। बेटी पोती, अखियाफ़ी हकीकी बहन और अल्लाती बहन, ये भी जो है ना हमारे उसमें से वर्सा में से जो ना है, जो कभी कभी असाबुल फ़राइज़ बन जाते और कभी कभी जो है ना ये लोग असबा बन जाते हैं। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। और उसके बाद में ये लोग प्योर असबा है। वो असबा क्या है मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, फिर इसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो फिलवक्त के लिए आप लोग ये याद रख लीजिए कि मर्दों में अखियाफ़ी भाई और शौहर, और औरतों में माँ, नानी दादी, अखियाफ़ी बहन और बीवी, ये लोगों के जो है ना असाबुल फ़राइज़ हैं, इनके हिस्से मुकर्रर है। बाप दादा कभी कभी असाबुल फ़राइज़ बनते, कभी कभी असबा बनते। असबा क्या है मैं आगे बोलूँगा। बेटी पोती, हकीकी बहन और अल्लाती बहन, ये भी जो है ना आपके असहाबुल फ़राइज़ या कभी कभी असबा बन जाते। ठीक है, चलिए जो हिस्से कुरान के अंदर दर्ज है वो हिस्से जो है ना इन शक्लों में आए हैं। वो 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 2/3 है, 1/3 है, 1/6 है, 1/9, 1/12, 2/16, ऐसे कोई हिस्से नहीं है। ठीक है, 2/15 समझ लो, इस तरीके कोई हिस्से नहीं है वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ ये 6 हिस्से हैं जो है ना पूरों के असाबुल फ़राइज़ को कवर करते हैं। 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6। ठीक, और ये असाबुल फ़राइज़ के हिस्से हैं, 4 मर्दों के और 8 लेडीज़ के, यानी कि टोटल 12। अब यहाँ पे आए हम असल हिस्से कितने हैं, किसके कितने हिस्से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड को आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको थोड़े से अच्छे से अंदाज में आपको बता दूं ताकि आपको ईजी से याद हो जाए। वो थोड़ा सा मेरे साथ आप बने रहिए। शौहर है, औलाद अगर नहीं है तो शौहर का हिस्सा ये 1/2 है। ये पूरे असाबुल फ़राइज़ हिस्से हैं, इनके हिस्से कैपिटल में से लेंगे। इनके डायरेक्टली जो ना इनके हिस्से कुरान में दर्ज है, इनको इतना देना है। और वो शौहर है तो शौहर को 1/2 देना है अगर औलाद की गैर मौजूदगी में। ठीक, ये मर्दों में। फिर मर्दों में शौहर भी है और एक तो जो है ना उनको ये है कि औलाद अगर है तो फिर वो 1/4 लेंगे, औलाद नहीं है तो 1/2 लेंगे। ठीक, ये शौहर है। उसी तरीके से अगर बीवी को लेंगे, अगर जो औरतों के वर्सा में से है, तो बीवी औलाद ना होने पर, औलाद की गैर मौजूदगी पर 1/4 है, और बीवी को औलाद की मौजूदगी में 1/8 है। अगर एक से ज़्यादा बीवी है तो फिर वो लोग 1/8 में शामिल हो जाएंगे, आधा आधा बांट लेंगे। अगर औलाद नहीं है और 2 बीवियां हैं तो 1/4 के अंदर दोनों शामिल हो जाएंगी और आधा आधा बांट लेंगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर बेटी को देखेंगे हम, यहाँ पे बेटी है, देखिए अब बेटी अगर अकेली है तो उसको पूरा 1/2 मिलता। पोती भी अगर अकेली है, कोई भी नहीं है, दूसरे और कोई नहीं है, तो उसको भी जो है ना 1/2 मिलता। बहन जो है ना अकेली है और कोई औलाद नहीं है, ऊपर भी कोई बाप दादा नहीं है, नीचे कोई और औलाद नहीं है, सिर्फ बहन है, तो फिर जो है ना बहन को पूरा 1/2 मिलता। ठीक है, अल्लाती बहन है तो उसी तरीके से कोई औलाद नहीं है और ऊपर के उसूल में भी बाप दादा कोई भी नहीं है, तो फिर जो है ना अल्लाती बहन को भी 1/2 मिलेगा। उसी तरीके से अगर बेटी एक है तो 1/2 मिलेगा, और बेटी अगर एक से ज़्यादा है तो उसको जो है ना 2/3 मिलेगा। उसी तरीके से पोतियों को भी जो है ना अगर कोई मौजूद नहीं है तो फिर पोतियों को भी बेटी के क़ायम मक़ाम होती हो, तो सेम जैसा बेटियों को मिलने वाला है उसी तरीके से पोतियों को भी मिलेगा। लेकिन पोतियों को जब भी मिलेगा जब जो है ना बेटियां मौजूद नहीं है, नहीं तो फिर बेटियों को मिलेगा। अगर एक आध पोती है एक आध बेटी है तो फिर वो केसेस अलग है, जो आपको मैं केसेस में बताऊंगा। तो पोतियां अगर सिर्फ पोतियां हैं, बेटियां नहीं है, तो पोतियां बेटी के क़ायम मक़ाम हो जाती, और सेम जो बेटियां लेने वाली हैं वही जो है ना पोतियां भी लेती, यानी कि 2/3। बहनें भी वैसी 6, बहनें भी जो है ना जब बाप दादा यानी कि ऊपर के उसूल में से कोई नहीं है और नीचे और फुरू में से भी कोई नहीं है, तो फिर बहनें भी बेटी के क़ायम मक़ाम हो जाती और
जो है ना एक से ज़्यादा बहन है तो 2/3 लेंगी, अगर एक ही बहन है तो यहाँ पे देखिए 1/2 लेंगी वो। सेम बेटी पोती बहन अलाती बहन अकेली रहे 1/2 लेंगी, अगर अकेले से ज़्यादा है यानी कि एक से ज़्यादा है तो फिर उन्हें जो है ना 2/3 लेंगी। ठीक है। अब माँ के तरफ आइए। माँ का केस ऐसा है कि अगर औलाद की गैर मौजूदगी है, औलाद कोई नहीं है, तो माँ 1/3 लेंगी। लेकिन अगर माँ औलाद की मौजूदगी में और अगर एक भाई है या एक बहन है तो भी 1/3 लेंगे। औलाद नहीं है और एक भाई है एक बहन है तो भी 1/3 लेंगी। लेकिन अगर औलाद अगर मौजूद है और एक से ज़्यादा भाई बहन है तो फिर जो है ना यहाँ पे माँ 1/6 लेंगी। ठीक है। बाप का भी सेम वैसे ही है, बेटा बेटी पोता पोती मौजूद है तो बाप जो है ना 1/6 लेगा। ठीक है। ये चीज़ें थी। उसके बाद में बेटियां ये पोतियां जो है ना, मैं ये सारी चीज़ें आगे केसेस में बताता हूँ आप लोगों को। और ये जैसे अख्याफी भाई बहन है, अख्याफी भाई है अख्याफी बहन है नीचे लास्ट में, वो लोग भी जो है ना मिलके यहाँ पर 1/6 लेंगे। तो इस तरीके से जो है ना ये स्लाइड इन मानों में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पूरे के पूरे असाबुल फराइज के हिस्से यहाँ पर जो है ना डिफाइंड आ जा रहे हैं। कौन कितना लेगा और कब लेगा, किस हालात में लेगा, अकेले है तो कितना लेगा और एक से ज़्यादा है तो कितना लेगा, औलाद है तो कितना लेगा, औलाद नहीं है तो कितना लेगा। 1/3 औलाद है तो लेगी माँ, 1/6 औलाद नहीं है तो लेगी माँ, सॉरी 1/3 जो है ना औलाद की गैर मौजूदगी में और 1/6 औलाद की मौजूदगी में। तो इस तरह जो है ना यहाँ पर अलग अलग हिस्से असाबुल फराइज के मर्द के और औरत के अलग अलग यहाँ पे ये स्लाइड में बता दिया गया। इसी जो है ना स्लाइड की बुनियाद पे आगे हम जो है ना अपने वर्सा के केसेस भी देखना है। और इंशाल्लाह मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इसको ज़रा सा देख लें अच्छी तरीके से तो आप केसेस में जब आएंगे, केस स्टडी हम जब करेंगे आखिरी में, तकरीबन 54 केसेस है, उसमें आप खुद अपने तरफ से बता सकते हैं कि किसको कितना मिलने वाला है। तो यही है वो जिसकी बुनियाद जिसके पर आप बता सकते हो। ठीक, चलिए देखते हैं फिर तफसील के साथ कि शौहर अगर है और बीवी का इंतकाल, बीवी मैयत है यहाँ पर, तो औलाद होने पर शौहर को जो है ना 1/4 मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो 1/2 मिलेगा कैपिटल में से। ये पूरे असाबुल फराइज ग्रीन है ना, ये असाबुल फराइज है, पूरे के पूरे असाबुल फराइज इससे बयान हो रहे हैं। उसी तरीके से बीवी अगर है यानी कि शौहर का इंतकाल हो गया यहाँ पर, तो शौहर मैयत है तो बीवी को औलाद की मौजूदगी में 1/8 मिलेगा और औलाद की गैर मौजूदगी में 1/4 मिलेगा। माँ का भी उसी तरीके से है कि माँ की औलाद या न तो पोता या पोती अगर है या एक से ज़्यादा भाई बहन अगर है तो फिर उसको 1/6 ही मिलेगा। अगर मैयत की औलाद या पोता या पोती नहीं है या एक बहन है या एक भाई है तो फिर उसको जो है ना 1/3 मिलेगा। ये माँ का हिस्सा है। ये बाप का ये है कि मैयत की औलाद या पोता या पोती इनमें से अगर कोई भी अगर है तो बाप अपना फ़र्ज़ी हिस्सा जो 1/6 है लेके खामोश बैठ जाएगा, उसको कुछ उससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही मैयत की औलाद पोता पोती कोई भी नहीं है तो बाप को 1/3 मिलेगा, उसके बाद बाकी के रिश्तों को मिलेगा यानी कि बाकी के असाबुल फराइज को मिलेगा। उसके बाद जो भी बच जाता फिर बाप वापस अपना जो है ना असबा बन के ले लेता हो, यानी कि बाप अपने असाबुल फराइज के बाकी रिश्तों को देने के बाद बाकी का पूरा बाप ले लेता। कब होगा ये? जब मैयत की औलाद नहीं है और उसका पोता नहीं है और उसकी पोती नहीं है, तब जो है ना ये बाप जो है ना अपना हिस्सा लेने के बाद बाकी जो बच जाता फिर बाप ही ले लेता हो। अब चलिए देखते हैं असबा के ताल्लुक़ से। असाबुल फराइज तो ये थे जो कुरान में उनके हिस्से दर्ज है, उनके हिस्से फ़र्ज़ है और उनके हिस्सों को जो है ना कैपिटल अमाउंट में से कैलकुलेट करके दिया जाएगा। एक एक को हर एक को जो है ना कैपिटल अमाउंट में से कैलकुलेट करके दिया जाएगा। असबा कौन है? असबा वो है जो वो वर्सा जिनका किताब और सुन्नत में मौजूद तो नहीं है उनका हिस्सा, कोई मुकर्रर मौजूद नहीं है उनका हिस्सा, लेकिन वो लोग क्या लेंगे? बचे सो हिस्सा लेंगे वो लोग। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बाप है या फिर जो है ना समझो कि बीवी है और माँ है, तो अब यहाँ पर माँ बाप और बीवी है समझिए एक मानो में, तो बीवी को औलाद की गैर मौजूद में कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। और माँ को कितना मिलेगा औलाद की गैर मौजूदगी में? 1/3 मिलेगा। अब जो बच गया वो पूरा जो है ना बाप असबा बन के ले लेगा। तो असबा का मतलब ये है कि बचे सो हिस्सा लेने वाला। तो उसी तरीके से वो वर्सा जिनका हिस्सा किताब और सुन्नत में मौजूद तो है लेकिन कितना है मुकर्रर नहीं है,
तो वो बचे से पूरा ले लेते, नो डिफाइंड फ्रैक्शन फॉर देम, तो वो है असबा। अगर वर्सा में से असाबुल फराइज और असबा मौजूद हो तो असाबुल फराइज को उनका फ़र्ज़ी हिस्सा देने के बाद जो बच जाए वो सारा असबा को दिया जाएगा। अगर असाबुल फराइज को उनका हिस्सा देने के बाद बाकी कुछ ना बचे तो असबा को कुछ नहीं मिलेगा। अगर असाबुल फराइज मौजूद ना हो तो असबा कुल माल का वर्सा वारिस बनेगा। तो ये जो ना अहकाम है असबा के ताल्लुक़ से। उस तरीके से अब देखेंगे हम जो लास्ट टाइम जो असाबुल फराइज में देखे थे कि ये 4 काम होने के बाद में जो कैपिटल माल में और विरासत के लिए जो माल आ जाता, उसमें से असाबुल फराइज का अपना अपना जो है ना कैपिटल में से हिस्सा दे दिए, और जो हिस्सा भी यहाँ पे बच गया रिमेनिंग अमाउंट, वो जो है ना डायरेक्ट वर्सा को चला जाएगा। वो कौन सा भी वर्सा होने दो, वो वर्सा वो अमाउंट को, रिमेनिंग अमाउंट को अपने में डिवाइड कर लेता। अगर एक से ज़्यादा है तो डिवाइड कर लेंगे, अगर एक है तो जो है ना वो बाकी का पूरा ले लेगा। इस तरीके से जो है ना असाबुल फराइज अपना हिस्सा कैपिटल में से लेंगे और असबा अपना हिस्सा असाबुल फराइज लेने के बाद जो बच जाता उसमें से लेंगे। इसमें कि असबा के लिए एक एडवांटेज भी है कि डिसएडवांटेज भी है। वो ये है कि अगर असाबुल फराइज की गिनती ज़्यादा है यहाँ पर, असाबुल फराइज ज़्यादा है यहाँ पर, तो असबा को कम बचेगा। लेकिन अगर असाबुल फराइज कम है यहाँ पर तो नेचुरली जो है ना असबा को ज़्यादा बचेगा। इस तरह जो है ना यहाँ पर ये चीज़ है जो असाबुल फराइज अपने कैपिटल अमाउंट में से हिस्सा लेंगे और असबा जो असाबुल फराइज लेने के बाद में जो बच जाता उसमें से जो है ना असबा लेंगे। चलो देखते हैं फिर असबा के क्या क्या जो है ना यहाँ पे कौन से रिश्ते हैं जो असबा में आते हैं। जैसे कि बाप है, मैयत की औलाद पोता या पोती अगर है वो मौजूद है तो फिर बाप सिर्फ 1/6 लेगा। मैयत की औलाद पोता या पोती अगर नहीं है, गैर मौजूद है, यानी कि वो ज़िंदा नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर बाप 1/3 लेगा। और फिर बाकी का माल अगर बच जाए तो फिर वो बाप ही जो है ना वापस पूरा माल ले लेगा, वो असबा बन के लेगा। बेटी कभी कभी असाबुल फराइज भी होती और कभी जो है ना असबा भी बन जाती। किस तरीके से? अगर एक बेटी है तो अभी आप देखे थे कि अगर एक बेटी है तो उसको 1/2 मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा बेटियां हैं, 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटियां, इस तरह है, तो फिर वो जो है ना 1/2 लेंगे। लेकिन अगर बेटियां बेटे के साथ मिल जाए, यानी कि भाई के साथ, अपनी भाई के साथ जब मिल जाते वो लोग, तो फिर बेटा बेटियों को असबा बना देता और 2:1 लेता। यानी कि जो माल बच जाता 2 हिस्सा लड़का लेता और 1 हिस्सा जो है ना लड़की को दिया जाता। जैसे कि मसलन एग्जाम्पल समझिए एक माँ है और 2 बेटे 1 बेटी है, ठीक, और माँ बाप दोनों भी नहीं है। अब औलाद की मौजूदगी में माँ जो बीवी लेगी वो 1/8 लेगी, और चूंकि 2 बेटे 1 बेटियां हैं, 1 बेटी है, तो 1/8 असाबुल फराइज है, तो उनको जो है ना समझिए आप 8 लाख अगर प्रॉपर्टी है, 8 लाख की जो है ना विरासत की अमाउंट है, तो 1 लाख तो उसको मिल गया, बाकी के बचे अब 7 लाख। अब 7 लाख को ये नीचे 2 बेटे और 1 बेटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? 2:1, मेल इज टू फीमेल इज 2:2, यानी कि आदमी बच्चे के लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा, तो 2 लड़के हो गए मतलब 4 हिस्से हो गए, और 1 लड़की का 1 हिस्सा, यानी कि 5 हिस्से। 5 हिस्सों में ये बाकी के कितने 7 लाख को डिवाइड करेंगे और 2 हिस्से 1 लड़के को देंगे, 2 हिस्से और 1 लड़के को देंगे और 1 हिस्सा लड़की को देंगे। तो ऐसे केसेस हम देखेंगे आगे, आप फिक्र ना करें। बस आपको इतना बताना चाह रहा था मैं कि बेटी को अगर 1 है तो वो आधा मिलेगा, और बेटियां अगर 1 से यानी कि 1 से ज़्यादा बेटी है तो उसको 2/3 मिलेगा। और अगर बेटा शामिल हो जाए, बेटा अगर आ जाए उस पिक्चर में, तो फिर वहाँ पर जो है ना बेटा बेटियों को असबा बना देता और उनको 1/2 2/3 लेने नहीं देता। वो जो है ना 2:1, बेटे का 2 हिस्सा और बेटी का 1 हिस्सा करके रख देता वो। तो इसी तरह जो है ना बेटी इस वक्त जो है ना बेटे की मौजूदगी में असबा बन जाती। तो इसीलिए बेटी को यहाँ पे असाबुल फराइज भी है, वो असबा भी है। असाबुल फराइज बेटे के यानी कि उसके भाई की गैर मौजूदगी में वो असाबुल फराइज हिस्सा लेंगे 1/2 या 2/3 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बेटीज। अगर जो है ना वो भाई अगर शामिल हो गया, यानी कि मैयत का बेटा अगर आ गया, तो फिर जो है ना वो असबा बन के वो असबा बना देता अपनी बहन को, और असबा बन के बेटी जो है ना 2:1 लेके खामोश बैठ जाती हो। इस तरह जो है ना बेटी का असाबुल फराइज भी है वो, और फिर जो है ना असबा 2 है बेटी। उसी तरीके से अब देखेंगे बेटे को हम, तो अगर एक बेटा है
कोई भी नहीं है तो पूरा माल, बाकी का पूरा माल असाबुल फराइज को देने के बाद जितना भी माल बचा, फॉर एग्जांपल एक बेटा है, एक माँ है और कोई भी नहीं है, ना बाप है ना माँ है, ना दादा है ना परदादा है ना दादी है, कोई भी नहीं है, सिर्फ बीवी है और एक बेटा है। तो बीवी को बेटे की मौजूदगी में 1/8 मिल गया, यानी कि 8 लाख में से 1 लाख उसको मिल गया। तो बचे कितने? 7 लाख। 7 लाख पूरा एक बेटा ले लेता हो। क्यों? इसलिए कि ना कोई बेटियां हैं ना कोई और बेटा है, वो एक ही बेटा है। अगर समझिए 2 बेटे हैं तो 7 लाख को दोनों डिवाइड कर लेंगे, वो 3.5 3.5। तो इसी तरीके से देखिए, एक बेटा अगर है तो वो लोग क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर लेंगे, इक्वली वो लोग जो है ना वो बाकी के अमाउंट को डिवाइड कर लेंगे। मैयत को मैयत को बेटियों से मिलकर बेटी को असबा बनाया था, यानी कि अगर बेटा बेटियों के साथ मिल जाए तो जैसा मैं आपको पिछले साइड में बोला, वो जो ना बेटियों को असबा बना देता और 2:1 लेने देता। तो बेटा उस वक्त जो है ना बाकी नहीं ले सकता, उन्हें भी जो है ना बेटियों को अपने यानी कि अपनी बहनों को एक हिस्सा देना पड़ता, 2 हिस्से अपने खुद रखना पड़ता। उसी तरीके से हामिला माँ, अगर इससे पहले जो बताया था मैं कि बेटे की पैदाइश पर ज़िंदा होने का सबूत अगर बच्चा दे दिया तो वो वारिस होगा। अगर ज़िंदा होने का सबूत देने के बाद में 1 मिनट के बाद इंतकाल हो गया तो फिर भी वो वारिस ही होगा, उसको भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन फिर वो हिस्सा मिलने के बाद फिर विरासत होगी उसकी, जिसमें उसकी माँ, उसके भाई बहन, उसके दादा, वो लोग सब शामिल होंगे उस विरासत के अंदर। ठीक है, ये बात हम बोल चुके थे। अब आई बात यहाँ पे जो है ना बहन की, और बहन के उसमें ये है कि अगर बहन एक है तो सेम बेटी की तरह होती हो, तो बहन बेटी के कायम मकाम होती तो उसको 1/2। और बहन अगर एक से ज़्यादा है, 2 3 4 बहनें हैं, तो वो जो है ना 2/3 हिस्सा लेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब जो है ना वो उस मैयत की ना कोई बेटियां और बेटे ना हो, उस वक्त, और कोई ऊपर जो है ना बाप दादा कोई भी ना हो, उस वक्त जो है ना दौलत जो माल है वो बहनों की तरफ मुंतकिल होगी। समझे बात आप मेरी? जैसे कि समझिए आप ऊपर भी जो है ना कोई नहीं है, बाप दादा नहीं है, और नीचे भी जो है ना कोई बेटा बेटियां कोई नहीं है, सिर्फ बीवी है और शौहर है। तो फिर उस वक्त ये जायदाद जो है ना उसके बहनों की तरफ मुंतकिल होगी। अगर एक बहन है तो वो बहन बेटी के कायम मकाम हो जाती। तो एक बहन है तो 1/2 मिलेगा उसको, अपने कुल जायदाद में से 1/2 मिलेगा उसको, असाबुल फराइज हिस्सा है। अगर 2 बहनें हैं मौजूद है तो फिर जो है ना उन दोनों को जो है ना 2/3 मिलेगा। 3 बहनें भी हैं तो 2/3, 4 बहनें भी हैं तो 2/3, तो 2/3 में वो लोग डिवाइड कर लेंगे। अगर वो बहनों के साथ अगर भाई आ जाए तो फिर भाई बहन मिलके जो है ना मेल इज टू फीमेल, जो आपको बताया था मैं, जिस तरह बेटा बेटी मिलके लेते 2:1, उसी तरीके से भाई बहन भी 2:1 मिलके वो लोग लेंगे। उसी तरीके से पोता पोती का भी मामला वैसे ही है। मैयत की किसी भी बेटे की मौजूदगी में पोती को कुछ नहीं मिलेगा। अगर बेटा मौजूद है तो फिर वो दौलत जो है ना उसके जनरेशन के नीचे जनरेशन में नहीं जाती। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है ना बेटा उसको असबा बन के पूरा ले लेता हो, नीचे जाने नहीं देता हो, तो पोती को कुछ नहीं मिलता। मैयत को किसी भी बेटे की गैर मौजूदगी में बेटी जो है ना सेम पोती बेटी बन जाती। समझे? तो अगर बेटा नहीं है तो बेटे की गैर मौजूदगी, कोई बेटा जो है ना नहीं है तो सिर्फ एक ही पोती है, तो फिर पोती बेटी के कायम मकाम हो जाती। और उसको जो है ना सिंगल अगर एक है तो 1/2 मिलेगा सेम बेटी की तरह, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर जो है ना 2/3। अगर पोते के साथ मिल गई, वो पोता पोती 2 है, तो फिर सेम जो है ना मेल इज टू फीमेल इज 2:1। जैसा बेटा बेटी मिल के हैं तो बेटे को 2 हिस्सा है, बेटी को 1 हिस्सा है, उसी तरीके से पोता पोती को जो है ना पोते को 2 हिस्से मिलेंगे और पोती को 1 हिस्सा मिलेगा। पोते का भी यही मामला है कि मैयत के किसी भी बेटे को मौजूदगी में पोते को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन में वो माल नहीं जाएगा। बेटा जो है ना उसी को वो पूरा जो है ना असबा बन के ले लेगा। अगर मैयत के किसी भी बेटे की गैर मौजूदगी में पोता बेटे के कायम मकाम हो जाता और वो बाकी माल ले लेता, तो उसी तरीके से फिर जो है ना अगर उसके साथ कोई पोती आ जाए तो फिर पोता पोती मिलके 2:1, पोता 2 हिस्से पोती 1 हिस्सा लेंगे। ठीक है, सेम एज बेटा 2 हिस्से बेटी 1 हिस्सा, उसी तरीके से पोता 2 हिस्से और पोती भी जो है ना 1 हिस्सा लेंगी। इस तरह जो है ना यहाँ पर असहाबुल असबा के जो है ना किस्म बयान हुई। लेकिन जो बेसिक असबा है, असबा किसको बोलते हैं, उसके क्या परसेंटेजेस है, वो बयान करा मैं। लेकिन अभी जो हम आगे जा रहे हैं वो है असबा के अक़साम, यानी कि असबा के किस्में। उसके असबा के 3 किस्में हैं।
जो मैं जो है ना ब्रॉडली क्लासीफाई करके आपके सामने लेके आया। तो असबा के तीन हिस्से हैं, तीन किस्में हैं। वो असबा बिन नफ्स है, असबा बिल गैर है, असबा मा अल गैर है। तो ये क्या है इंशाल्लाह हम अगले सेशन में देखेंगे। अभी हमारे 30 मिनट नहीं 35 मिनट हो चुके, इसलिए मैं इस सेशन को यहाँ पे रोक रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर जो है ना हम बैठेंगे और असबा के अक़साम को मुकम्मल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हम यहाँ पर सीखने के लिए बैठे उसको कबूल फ़रमाए, और जो भी हम सीखे उसको जो है ना ज़हन नशीन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।